प्लीज हेडिंग डालेंगे सब जने। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, हिंदी में व्यापारिक बैंकों द्वारा, नमस्ते बच्चों, साख का निर्माण। प्लीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है। और अभी जिन बच्चों ने फर्स्ट टर्म, प्री बोर्ड या क्लासेस के एग्जाम दिए होंगे, टेस्ट दिए होंगे, उन्होंने देखा भी होगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा, याद है। मनी एंड बैंकिंग में से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिला होगा स्कूलों में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हेडिंग डाल ली होगी सबने। क्रेडिट क्रिएशन की जगह बच्चों ध्यान रखना, क्रेडिट क्रिएशन की जगह पे मनी क्रिएशन वर्ड भी लिखा हुआ मिल सकता है। क्या वर्ड लिखा हुआ मिल सकता है? मनी क्रिएशन। हिंदी में साख के निर्माण की जगह मुद्रा का निर्माण भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। शुरू करें, चलिए सर। आंसर की शुरुआत कर रहे हैं इसकी। लिखो, द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सॉरी, द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोल रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, process of credit creation is mainly depend upon two main things, mainly depend upon two main things. हिंदी में शुरू करेंगे। व्यापारिक बैंकों द्वारा साख का निर्माण, व्यापारिक बैंकों द्वारा साख का निर्माण या मुद्रा का निर्माण मुख्य रूप से दो चीजों पर निर्भर करता है। प्रोसेस डिपेंड अपॉन टू मेन थिंग्स, जो प्रक्रिया है वो दो चीजों पर निर्भर करती है। अब वो कौन कौन सी दो इंपॉर्टेंट चीजें वो देखेंगे जरा। पहला है इनिशियल डिपॉजिट्स, हिंदी में कहेंगे आरंभिक जमाएं, ठीक है। दूसरा है, जब इस बात को जरा सब जने सुनेंगे ध्यान से। दूसरा, जब मैं 12th क्लास में था ना, तो ये जो सेम क्वेश्चन है हमारी टीचर ने हमारे को करवाया था एसएलआर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? एसएलआर। जिससे फुल फॉर्म पूछूंगा वो बताएगा, दूसरे बीच में बच्चा इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। एसएलआर की फुल फॉर्म नंदनी। वेरी नाइस हर्षित। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, हिंदी में जरा पूछ लेते हैं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स कहाँ बैठे हैं? आज तो पता नहीं लग पा रहा। पिंकी हंस रही है। एसएलआर की फुल फॉर्म याद है बच्चे? नहीं याद है। और हिंदी वाले बच्चे कहाँ बैठे? अंश, नहीं याद है। कोई अपनी तरफ से बता दो अगर याद है तो। हाँ, नहीं याद है, चलो। हिंदी में इसकी फुल फॉर्म होती है वैधानिक तरलता अनुपात। जब मैं 12th क्लास में था तो सेम क्वेश्चन हमारी मैम ने हमारे को एसएलआर से कराया था। उसके बाद आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जब कमर्शियल बैंक ये प्रोसेस फॉलो करते हैं ना, तो उनको ना सीआरआर के हिसाब से करवाना शुरू किया गया। किसके हिसाब से करवाना शुरू किया गया? सीआरआर। तो इस बिहाफ पर सीआरआर की फुल फॉर्म, अनमोल, सीआरआर की फुल फॉर्म
कैश रिजर्व रेशो, नगद कोष अनुपात हिंदी में इसको कहते हैं। बट आज के टाइम पे ये सेम प्रोसेस ना, जब आरबीआई की गाइडलाइंस जारी होती है तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन किसके अकॉर्डिंग कराया जाता है? LRR, फुल फॉर्म होती है लीगल रिजर्व रेशो, हिंदी में कानूनी कोष अनुपात, कानूनी कोष अनुपात। जो LRR है वो समेशन होता है, वो क्या होता है? किस किस का? CRR और SLR। किस किस का समेशन होता है? CRR और SLR का। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे श्योर है कि कई सारे बच्चों को इनके मीनिंग ही नहीं याद है, कई सारे बच्चों को मीनिंग याद नहीं है। ठीक है कि नहीं? ना CRR का मीनिंग याद है ना SLR का मीनिंग याद है। बेटा आगे करो। हाँ, क्या हुआ? अच्छा बच्चों, थोड़ा थोड़ा आप लोग आगे हो, आगे आओ। वाली रो पूरी उठ के ना आगे की तरफ आ जाओ प्लीज, बार बार डिस्टर्ब होंगे। जय, आप लोग आगे आ जाओ। हाँ, आप लोग बैठे रहो, आप लोग बैठे रहो, ये रो आगे आ जाएगी ध्यान से। हाँ, ये कैमरा ना हिल जाए। हाँ ठीक है, हो गए कंफर्टेबल। लीक हो रहा था कहाँ से? नहीं ये नहीं हो रहा है, मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। हाँ हाँ ये हो रहा है। अब देखो ये दिक्कत है, ये बच्चे छोड़ गए स्कूल। हाँ हम चाहते हैं पानी निकलता ना रहे, ये निकल रहा है यहीं से लेके जमीन। यही है बस, और कुछ है नहीं अपने पास। बच्चे करते हैं, बच्चे इसको चालू करके छोड़ जाते हैं, बस यही है। हाँ जी प्लीज वापस आते जरा। तो मुझे तुम लोगों के ऊपर पूरा विश्वास है कि कई सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे बैठे हुए दिख रहे हैं जिनको ना तो SLR का मीनिंग याद है ना CRR का। तो ये हमारा फर्ज बनता है उनको CRR और SLR का मीनिंग बताया जाए। तो प्लीज नेक्स्ट पेज पे चलते जरा, पहले इनके मीनिंग कवर कर लेते हैं प्लीज। बातें नहीं भाई, बातें मत करो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है जी, इसको समझते हैं जरा। देखिए ये कोई कमर्शियल बैंक है, कोई क्या है ये? कोई भी कमर्शियल बैंक का नाम बोलो चेतन, कोई भी एक कमर्शियल बैंक का नाम बोलो। HDFC, सबने नाम सुना हुआ ये? HDFC बैंक के पास इनिशियल डिपॉजिट का मतलब होता है ईयर की स्टार्टिंग में जो पैसा जमा हुआ, आरंभिक जमा। यहां पे आपने एक वर्ड लिखा था ना अभी, क्या लिखा था? इनिशियल डिपॉजिट, आरंभिक जमाएं। ठीक है जी, तो HDFC बैंक के पास जो स्टार्टिंग में ईयर की स्टार्टिंग कब होती है? अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? नहीं याद कब होता है सर? एक मिनट, आपने बोला था कुछ भविष्य सर, आपसे पूछ रहा हूं। वो 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है जी, तो 1 अप्रैल को मान के चलिए इनके पास पैसा रखा हुआ है 5,000 करोड़। कितना रखा हुआ है? 5,000 करोड़ रुपए जमा हुआ। ठीक है जी, अब 5,000 करोड़ का ना कुछ रेशो, 5,000 करोड़ का कुछ रेशो, ये भी नियर बाय होगा, 20% के आसपास होगा, भी चेक करवा दूंगा आप लोगों को। अभी मान लेते 20%, तो 5,000 करोड़ का 20% कितना हुआ भाई? 1,000 करोड़। 5,000 करोड़ का 20% कितना हुआ? 1,000 करोड़। ठीक है, तो ये जो 1,000 करोड़ है ना, ये बैंक को अपने पास रखना पड़ता है सेल्फ के लिए। यानी कि इस पैसे में से 5,000 करोड़ में से ना सारा पैसा पब्लिक को लोन के लिए नहीं दे सकते। इतना तो सबको पता होगा ना यहाँ बैठे हर एक स्टूडेंट को कि बैंक
लोन देता है पब्लिक को तो पैसा लाता कहां से है? जो आप लोगों ने जमा कराया है। आप ही के पैसे को दूसरे को क्या देता है? लोन देता है। डन। तो आरबीआई कहता है कि भैया अगर मान लीजिए बैंक में पैसा जमा हुआ है, बैंक में पैसा जमा हुआ है, तो वो सारा का सारा लोन नहीं दे सकते, उसका कुछ परसेंटेज, कितना परसेंट मान लीजिए, 20% आपको अपने पास रखना पड़ेगा, सेल्फ के रूप में रखना पड़ेगा। और ये जो 1,000 करोड़ है ना, सेल्फ के रूप में जो रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा किस फॉर्म में? किस फॉर्म में रखना पड़ेगा? क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? लिक्विड फॉर्म, हिंदी में कहते हैं इसको तरल फॉर्म। अब यहाँ पे कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं वो बता पाएंगे कि तरल फॉर्म का मतलब, लिक्विड फॉर्म का मतलब क्या होता है भाई? किसकी फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट। या तो नगद में रखो या नगद के बराबर जो चीज होती है। अच्छा राधिका, सबसे जल्दी कोई ऐसी चीज बताओ जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है। मैं आपके सामने तो एग्जांपल लेता हूं, बताना। घर है, उसको बेचकर कैश में कन्वर्ट करना है, वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, या गोल्ड? क्या जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा? गोल्ड। सोनार के पास गए, उसको दिखाया भैया गोल्ड है, उसने चेक करा, हाँ भाई 23 कैरेट है, 22 कैरेट है, वटेवर, पैसा दिया और कहानी हो गई। तो या तो कैश में रखो या कैश इक्विवेलेंट में रखो। सर ये रखना क्यों है पैसा? ये पैसा रखना क्यों है? सर अपने पास इसलिए मेंटेन करके रखना है क्योंकि बैंक, आरबीआई का मानना है कि तुम्हारे साथ ना कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। मान लीजिए जिन बंदों ने पैसा जमा कराया था वो निकालने के लिए आ गए, निकालने के लिए आ गए। फॉर एग्जाम्पल कल की न्यूज सुनो सर, कल यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ना ड्रोन से अटैक कर दिया। किससे अटैक कर दिया? ड्रोन से। पहली न्यूज। दूसरी न्यूज है अमेरिका ने ना ताइवान को, मैंने न्यूज लगाई भी है, तो ताइवान को ना मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड कराई है, और ताइवान का और चाइना का पंगा चल रहा है अभी। तो चाइना ने सीधे वार्निंग किसको दी है? अमेरिका को, कि यू आर प्लेइंग विद द फायर, यू आर प्लेइंग विद द फायर। मैं कहता हूं मान के चलो चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई हो जाती है, यानी कि दो सुपर पावर जो है पूरे वर्ल्ड की, उनके बीच में लड़ाई हो जाती है तो कहीं ना कहीं क्या होगा? विश्व युद्ध के चांसेस बढ़ जाएंगे ना। थर्ड वर्ल्ड वॉर, हमने तो सिर्फ किताबों में पढ़ी है वर्ल्ड वॉर, इस बार तो हम लोग खुद लाइव देखेंगे। मिसाइल यार, एक वो जयपुर वाला इंसिडेंट सबको सबने देखा ना, दैट इज वेरी, मतलब वो तो नहीं बोल सकते, एक थोड़ा हंसी मजाक में देखते हैं। हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है कि वर्ल्ड वॉर हो गई, पता लगा यहाँ आके मिसाइल गिरी, हो गया सब कुछ। तो अब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो सब जने अपने बैंकों में पैसा रखे रखेंगे, निकालना शुरू कर देंगे? निकालेंगे भैया, हमारे साथ हमारे को भागना पड़ सकता है कभी भी यहाँ से सब कुछ छोड़कर, हमारे को यहाँ से छोड़कर कभी भी भागना पड़ सकता है। तो कहता है आपको बैंक में पैसा मेंटेन रखना पड़ेगा फॉर केस ऑफ, और इमरजेंसी कभी कभार आ सकती है, कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो ये जो पैसा मेंटेन होता है डेली बेसिस पे, भाई बातें मत करो, ये पैसा मेंटेन होता है डेली बेसिस पे। किस बेसिस पे? डेली बेसिस पे। तो ये जो रेशो, यानी कि जो 1,000 करोड़ होगा ना, ये 1,000 करोड़ क्या बनेगा? SLR। अगर इसकी डेफिनेशन बनाई जाए तो डेफिनेशन क्या बनेगी? जरा डेफिनेशन सुन लो। SLR मीन्स that minimum portion, बातें मैं नहीं भाई, that minimum portion of initial deposit which commercial banks has to maintain, commercial bank has to maintain with themselves in liquid form on डेली बेसिस। ठीक है जी, हिंदी में लिखेंगे जरा। वैधानिक तरलता अनुपात से अभिप्राय से अभिप्राय आरंभिक जमाओं के
उस अनुपात से है जो व्यापारिक बैंकों को अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है। ठीक है जी, प्लीज फटाफट से चलो लिखो इसको, मीनिंग को थोड़ा तेजी से हाथ चलाना भाई, क्योंकि सीआरआर का मीनिंग भी कराना है, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन वापस हो पाएगा। ठीक है, कोई नहीं, अगली क्लास में लेना कॉपी तुम्हारी। अभी किसी और पे नोट कर लो, ठीक है, अरेंज कर दूंगा, कोई पेज वगैरह ले लो। हाँ जी, लिख लिए, डन। लाइव चेक कराऊं कि कितना भी चल रहा है ये? प्लीज देखो, फटाफट से देखते हैं कि इंडिया में अभी एसएलआर कितना चल रहा है। एसएलआर और सीआरआर दोनों देख लेते, ठीक है ना, एंड टू एंड। एज ऑफ दिसंबर 6 2024 सीआरआर कितना चल रहा है और एसएलआर कितना हो गया है? 18%। ठीक है, ध्यान रखना, हर 3 महीने में जब मीटिंग होती है, आरबीआई की जो मीटिंग होती है उसका नाम क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। ये ध्यान रखना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग होती है, वो ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, तो अभी हमारे लिए हमें ध्यान रखना है कितना परसेंट चल रहा है? 18%। करेक्ट है जी। अब आ रहे जरा सीआरआर के लिए। सीआरआर फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, नगद कोष अनुपात। प्लीज इसको समझेंगे जरा। कहता है कोई भी कमर्शियल बैंक, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में क्या लिया था, एचडीएफसी बैंक, उसके पास जो भी आरंभिक जमाएं है ना, उसका कुछ पोर्शन, जैसे कि मान लीजिए अभी जो हम लोगों ने रेट चेक करा तो उसके हिसाब से कितना है? 4%। उसका कुछ पोर्शन एचडीएफसी बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ेगा। किसके पास रखना पड़ेगा? सेंट्रल बैंक। और हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक हम सबको पता है सर, कौन है? आरबीआई है सर। तो 5,000 करोड़ का 4% होगा कितना? 5,000 करोड़ का 4% होगा 200 करोड़। कितना होगा भाई? 200 करोड़। तो ये जो 200 करोड़ है ना, ये किसके पास रखवाया जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास। किसके पास रखवाया जाएगा? तो ये जो पैसा होगा, ये पैसा कहलाएगा क्या? CRR। क्या कहलाएगा ये पैसा? CRR। क्या मेरी बात समझ में आई? डन। जो पैसा अपने पास रखा वो SLR। जो पैसा किसके पास रखा? सेंट्रल बैंक के पास रख दिया, वो CRR। एक हिंट है याद रखने के लिए, S फॉर, वैसे S की फुल फॉर्म क्या है? स्टैट्यूटरी, कानून, ठीक है ना, लेकिन फिर भी याद रखने का तरीका बता रहा हूं। S फॉर और C फॉर सेंट्रल बैंक। अगर ये बाई चांस कभी कंफ्यूजन हो जाए तो। ठीक है जी, चलिए सर मीनिंग लिखते हैं, साथ साथ आप मीनिंग नोट करते चलेंगे। CRR मीन्स
that portion of initial deposit which commercial bank has to kept with central बैंक। ठीक है जी। सीआरआर से अभिप्राय आरंभिक जमाओं के उस अनुपात से होता है जो व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के साथ केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता। ठीक है जी, डन। मीनिंग दोनों क्लियर हो गए। अगेन एसएलआर का मीनिंग इनिशियल डिपॉजिट का वो रेशो, वो पोर्शन जो कमर्शियल बैंक को किसके लिए, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, किस बेसिस पे, डेली बेसिस पे। सीआरआर का मतलब इनिशियल डिपॉजिट का वो पोर्शन जो कमर्शियल बैंक को किसके पास रखवाना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास। गौरव सर सेंट्रल बैंक के पास क्यों रखवा रहे सर? सेंट्रल बैंक के पास इसलिए रखवाना पड़ता है क्योंकि सबसे बड़ी बात, सेंट्रल बैंक कंट्री का सबसे बड़ा बैंक है, तो उसको आपसे कुछ सिक्योरिटी चाहिए कि आप सही तरीके से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कल को अगर आप लोग पब्लिक का पैसा लेके भाग जाओ, आपने सुना होगा ना बैंक बंद हो गया, बैंक डिफॉल्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं इसी पैसे से जो भरपाई कर पाएगा सो करने की कोशिश करेगा। प्लस सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन हमने सुना होगा सबने, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ, हिंदी में बोलते हैं अंतिम ऋणदाता, अंतिम ऋणदाता। तो अगर कभी किसी कमर्शियल बैंक को फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है, तो उस सिचुएशन में इसी पैसे से एक सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक की क्या कर पाता है, हेल्प कर पाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस पर्पस के लिए पैसा रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के साथ। चलिए सर वापस अपने मेन क्वेश्चन पे। डन सर। तो ध्यान रखना इन दोनों का जो समेशन होगा, जैसे अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूं अभी कितना चल रहा था, प्लस, तो लगभग लगभग अब अगर हमारे को देखना है तो हमारे को लीगल रिजर्व कितने मेंटेन करके चलने होंगे, 22%। ठीक है जी, कितने मेंटेन करके चलने पड़ेंगे, 22%। लेकिन मैं इसको सिंपल रखने के लिए कुछ बेसिक अमाउंट लूंगा, ठीक है ना, जिससे कि कैलकुलेशन हमारी आसान रहेगी। डन। तो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्ट क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक डिपेंड अपॉन टू मेन थिंग, इनिशियल डिपॉजिट और एलआरआर। ठीक है, ये लाइन हो गई। उसके बाद एक एजम्पशन आती है, क्या आती है, एक एजम्पशन। लिखो भाई सब जने वापस उसी क्वेश्चन में। लिखो, there is an assumption, there is an assumption, there is an assumption that there is an assumption that whatever amount, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बहुत तरीके से लिखना, कहीं इधर उधर कंजेशन में लिख रहे हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, there is an assumption that whatever amount is withdraw from bank that same amount shall be redeposit, that same amount shall be redeposit into
द बैंकिंग सिस्टम of the economy, into the banking system of the economy. पहली मान्यता लिख रहे भाई हिंदी वाले जरा। यहां एक मान्यता है कि जो भी राशि बैंक से निकाली जाएगी, उसे दोबारा बैंक में जमा करा दिया जाएगा, ठीक है जी। सेकंड एजम्पशन आ रही है भाई, यहां पे लिखो। एक एजम्पशन लिख ली, सेकंड लिखो। all the transactions will take place through the banking system of the economy, ठीक है। हिंदी में सेकंड मान्यता लिख रहे हैं। दूसरी मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में जो भी लेन देन होगा वो बैंकिंग प्रणाली के द्वारा ही होगा, ठीक है, डन। अच्छा, तीसरी मान्यता सुन लो भाई, ये जो मैं प्रोसेस करवा रहा हूं ये अच्छा एक चीज बताओ, हर बैंक का इनिशियल डिपॉजिट सेम होगा, अलग अलग होगा? अलग होगा, ठीक है ना, लॉजिकल है। एचडीएफसी में 5,000 करोड़ हुए तो कोटक में हुए 1,000 करोड़, एसबीआई बैंक में हुए होंगे 8,000 करोड़, अलग अलग रहेगा ना सर अमाउंट। लेकिन आपको यहां पर बताना है कि हम मान के चल रहे हैं कि इस इकोनॉमी में ना एक ही बैंक है, इस इकोनॉमी में क्या है, एक ही बैंक है, क्योंकि प्रोसेस तो सबका सेम ही रहेगा ना। तो तीसरी एजम्पशन लिखो, देयर इज ओनली वन बैंक यूनिट इन द इकोनॉमी, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे, यहां केवल एक ही बैंक द्वारा लेन देन हो रहा है, ठीक। एजम्पशन हो गई सर। चलिए अब उसके बाद आएंगे एग्जाम्पल की तरफ, अच्छा, पेपर में ना क्वेश्चन थोड़ा चेंज कैसे करेगा, सुनो ध्यान से सुनो भाई। पेपर में थोड़ा क्वेश्चन कैसे चेंज कर सकता है, लिखेगा एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। या तो ये लिख देगा, या फिर जो मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में चीजें लेट करने वाला हूं ना वो आपको दे देगा पहले से ही दे देगा। हिंदी में, व्यापारिक बैंकों द्वारा साख का निर्माण कीजिए एक संख्यात्मक उदाहरण की सहायता से, इस तरीके से वर्ड चेंज कर सकता है थोड़े। और अब जो मैं यहां पे उदाहरण लेने वाला हूं संख्यात्मक, हो सकता है आपके पेपर में वो वैल्यू पहले से वो दे, तो मैं भी समझाऊंगा कहां पर चेंज होगा। याद है मैंने ऐसे कुछ वर्ड ना इन्वेस्टर मल्टीप्लायर के प्रोसेस में भी समझाए थे, अगर आपको ध्यान आ रहा है। चलिए सर, तो एग्जाम्पल को शुरू करते हैं। यहाँ पर प्लीज रिक्वेस्ट है, देखिएगा भी, लिखना मत, अब इसको प्रोसेस समझ जाएंगे ना एक बार में तो फिर कहानी मजेदार हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए लेट इनिशियल डिपॉजिट हो गया 1,000 करोड़, कितना हो गया? थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल रखूंगा क्योंकि प्रोसेस समझाना है मेरे को, मैथ्स नहीं समझानी है,
ठीक है, एल आर आर हो गया। मान लीजिए एल आर आर जब भी मैं बोल रहा हूं तो आपको क्या सुनाई दे रहा है, सी आर आर प्लस एस एल आर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कितने परसेंट मान लिया, 10%, कितना परसेंट मान लिया, 10%, दोनों का समेशन, ठीक है जी, डन। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे जरा। ठीक, यहां पे हो गया स्टेजेस, यहां पे हो गया इनिशियल डिपॉजिट, ठीक। यहां पे आ जाएगा एल आर आर, कितने परसेंट से मानना है, यहां पे आ जाएगा लोन टू पब्लिक, लोन टू पब्लिक, ठीक है जी। चलिए थोड़ा सा ग्रीन कलर लेते हैं, हाँ जी। स्टेज फर्स्ट, इनिशियल डिपॉजिट कितना भाई, 1000 करोड़, 1000 करोड़ का 10% कितना हो गया, तो 100 करोड़ तो क्या मेंटेन करके रखेगा बैंक, रिजर्व। बाकी कितना बचा, 900 करोड़, तो 900 करोड़ किस में जाएगा, पब्लिक को लोन में। ये हो गया पहली स्टेज, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आई होगी, बहुत इजी है। अब एजम्पशन नंबर फर्स्ट पढ़ना, तुमने क्या लिखी है एजम्पशन नंबर फर्स्ट, एजम्पशन फर्स्ट पढ़ो, क्या लिखी हुई है कि जो भी पैसा बैंक से बाहर जाएगा वो पैसा दोबारा बैंक में जमा करा दिया जाएगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति विजय माल्या वाली हरकत नहीं करेगा। सर विजय माल्या मतलब पैसा लिया और गायब, लंदन में एंजॉय कर रहा है। परसों ना एक ऐसी विजय माल्या की तरह ही एक और उसका भाई है ललित मोदी, ठीक है। परसों ललित मोदी का बर्थडे था, तो नीचे ना विजय माल्या ने ना कमेंट कर रखा है, और वो कमेंट क्या है वो सुनो। कह रहा हम दोनों ही उस देश में ना गुनहगार पाए गए हैं जिस देश में हम योगदान देना चाहते थे। और योगदान सुनोगे, 5000 करोड़ का लोन लेके विजय माल्या गया हुआ है, और लगभग 7000 करोड़ का लोन लेके गायब हो रखा है कौन, ललित मोदी। हो सकता है आगे एक और नाम जुड़ जाए मोदियों में, मैं कुछ नहीं बोलूंगा यहाँ पे भी, ठीक है, वरना तुम लोग मेरे को बाहर घेर लोगे, जो तुम लोग फैन होगे, मैं वीडियो से थोड़ा और हट जाता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा क्या है कि ध्यान रखना कि कोई भी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए कि लोन के रूप में पब्लिक ने पैसा तो लिया बट पैसा जमा हो नहीं रहा। तो ये एजम्पशन के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेज जब आए, अच्छा इनिशियल डिपॉजिट एक ही बार होगा भाई, ठीक है प्लीज। इसको ऐसे कर देते, ये इसको आप ऐसे समझ लो, मक्खी बैठी है क्या कहीं, दिखी नहीं रही ब्लैक पे, हाँ प्लीज देखो जरा इधर, जो भी पैसा बैंक में जमा हुआ और बैंक से बाहर गया वो दोबारा बैंक में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो अगले स्टेज में बैंक के पास पैसा वापस कितना आया, 900 करोड़, 900 करोड़ का कितना, 10% कितना हो गया, 90 करोड़, 90 करोड़ में से 900 करोड़ में से 90 करोड़ रिजर्व बना लिया जाएगा, बाकी कितना बचेगा, 810 करोड़, ये लोन के रूप में दिया जाएगा। थर्ड स्टेज में अगेन पैसा वापस आएगा यहां पे, और इसका 10% कितना, 81 करोड़, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, 729 करोड़। ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। गौरव सर कब तक चलता रहेगा ये प्रोसीजर, तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए, हमें एक फॉर्मूला फॉलो करना पड़ता है, वो समझाता हूं जरा पहले। ठीक है, ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहता है। इस प्रोसेस को रोकने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो पेपर का आप लोगों को 1 मार्क के क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहां लिखते हैं, फॉर्मूला है या कह लो टोटल क्रेडिट क्रिएशन, कुल साख निर्माण, इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू में 1/LRR। इनिशियल डिपॉजिट को हिंदी में क्या लिख रहे हैं हम लोग, आरंभिक, बोलो भाई, आरंभिक जमाएं इनटू में 1/LRR।
ये पूरा प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन इतना ना हो जाए। सर एक बार करके दिखाओ वैल्यू। इनिशियल डिपॉजिट हमने कितना लेट करा था इस बैंक के लिए? 1000 करोड़ इंटू में 1/LRR। LRR कितने परसेंट माना था? 10%। परसेंटेज हट गया तो बटे में क्या आ गया? परसेंटेज हट गया तो बटे में क्या आ गया? 100 आ गया। डन। 10 से 10 कैंसिल हो गई। ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा 1000 इंटू में 10। तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना ना हो जाए? 10,000। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन जब तक 10,000 ना हो जाए, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। तो यहां पर आएगा 10,000 करोड़। लोन में जो रिजर्व है वो मैक्सिमम कितने बनेंगे? 10,000 का 10% कितना? 1,000 करोड़। और मैक्सिमम पब्लिक को लोन कितना गया होगा? 9,000 करोड़। ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना ना हो जाए? 10,000 करोड़। अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि 1 मार्क में क्वेश्चन आया हुआ कई बारी कि टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला बोलना जरा। इनिशियल डिपॉजिट इंटू में 1/LRR। इनिशियल डिपॉजिट इंटू में 1/LRR। अब ये जो 1/LRR होता है ना सर, ये जो 1/LRR होता है, इसको बोला जाता है, व्यापारिक भाषा में बोला जाता है मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणांक। अगर क्वेश्चन आए 1 मार्क का कि मनी मल्टीप्लायर बताओ क्या होता है, तो आपको सिर्फ लिख के आना है 1/LRR। क्या होता है? 1/LRR। हिंदी में अगर आ गया क्वेश्चन कि मुद्रा गुणांक बताओ, तो 1/LRR जो भी लिखा अमाउंट आएगा वो हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसमें मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप क्या लिखोगे? 1/LRR बोला गौरव सर ने। 10%, परसेंटेज हटा 100, रेसिप्रोकल होके ऊपर कितना आ जाएगा? 10। तो यानी कि इस केस में मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है? 10। इसीलिए इनिशियल डिपॉजिट का 10 गुना, इनिशियल डिपॉजिट का कितना हो गया? 10,000। अगर मैं बोलूं, अगर क्वेश्चन वाला बोल दे या क्वेश्चन मेकर बोल दे कि आपकी इकोनॉमी का मनी मल्टीप्लायर 5 गुना है, कितने गुना है, और उसने इनिशियल डिपॉजिट दे दिया 1,000, तो बताओ क्रेडिट क्रिएशन कहां पे आके रुक जाएगा? 5,000 पे आके रुक जाएगा। कितने पे रुक जाएगा आकर? 5,000 पे आकर। क्या मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई? डन। अब आप लोग बड़े ध्यान से पहले, चलो मैं इस पूरे इसको ऐसे लिख देता हूं, है ना? दिख तो रहा ही होगा, इतना तो नहीं है दिक्कत। ये पूरी पहले ये टेबल, उस टेबल के नीचे ये वाला पोर्शन, और ये वाला हिस्सा है थोड़ा सा साइड में भी आप नोट कर सकते हो। ये मतलब इस क्वेश्चन का पार्ट दिखाने लायक नहीं होता ये, लेकिन मैंने नॉलेज के लिए समझाया, क्योंकि एक एक दो दो के मार्क्स से क्वेश्चन जुड़वाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना? चलो जी, तेजी से टेपा मारो। दोनों नहीं लगे, मैं दोनों में लिखे। दोनों में लिखे से ये वाला ऐसा कि मारने में बंदा बच्चा तो खोलेगा, मारेगा नहीं। चलो कोई नहीं। मेरे पास नहीं आया भैया का फोन, तेरी तरफ ही आया होगा। मतलब कल भी आया था, उससे पहले और तू बाबूजी आदमी आया था। तू बाबूजी आदमी भूल गया होगा बता। नहीं, लास्ट टाइम जब आया था ना, हाँ, तो मैंने कहा था भैया मैं चेक कर लूंगा लेके, तो लेकिन हमने जब देखी थी बंद कर दी थी, टंकी खाली हुई थी बीच में से। मेरे से तो स्पेशल। मैंने कर दी हाँ थी, हाँ। मैंने कर दी थी। वो हो गया था सॉर्ट आउट, भैया से मेरी बात हो गई थी। भैया कल फिर कॉल आया, कह रहे कि भैया उसको ना सर बदलवा लो, क्योंकि वो बच्चे जब भी खोल के चले जाएंगे ना तो लीक होएगा ही होएगा। अच्छा। इस चक्कर में फिर आज बदलवाने हैं। मैं ही कह रहा था कि उसको क्या कहते हैं, कल सुबह जाके वो इसको कुछ एक टोकन मनी पकड़ाए थे, है ना? क्योंकि इसके माइंड में श्योरिटी रहे, क्योंकि स्ट्रेंथ तो ऑलमोस्ट हो रही है। हम चेक करते हैं। कर लिया नोट?
जो होना भी चाहिए भाई। कर लिए नोट? इंग्लिश वाले एक्सप्लेनेशन लिखो जरा, टेबल की एक्सप्लेनेशन भाई प्लीज लिखो जरा। इन दी अबव एग्जाम्पल, in the above example we have assumed initial deposit 1000 crore and LRR and LRR 10%, ठीक है, फुल स्टॉप। in first stage of process, in first stage of process commercial bank maintain 100 crore, commercial bank maintain 100 crore as LRR, as LRR while remaining amount provide to, remaining amount में कितना आ रहा है, ठीक है जी, remaining amount चाहो तो लिख दो ब्रैकेट में 900 करोड़, provide to public as loan, ठीक है जी, provide to public as loan, full stop। due to assumption in the second stage, ड्यू टू assumption का मतलब समझ में आया? assumption क्या थी? जो भी पैसा बैंक से बाहर जाएगा वो सेम पैसा बैंक में जमा कराया जाएगा, वापस आएगा। तो बैंक से पैसा पहले स्टेज में कितना बाहर गया है, तो दूसरी स्टेज में बैंक में वापस पैसा जमा कितना हुआ, तो इनिशियल डिपॉजिट, सेकंड स्टेज का इनिशियल डिपॉजिट यानी कि आरंभिक जमाएं कितनी हो जाएंगी, 900 करोड़ हो जाएंगी, ठीक है ना। इन सेकंड स्टेज ड्यू टू assumption, इन सेकंड स्टेज इनिशियल डिपॉजिट वुड बी दिख रहा है भाई मुस्कान, अब would be 900 crore and commercial bank will keep 90 crore as reserve and 810 crore will provide to public as loan,
विल प्रोवाइड टू पब्लिक एज लोन। ठीक है जी, फुल स्टॉप। दिस प्रोसेस will run continuously, this process will run continuously until total money creation become 10,000 करोड़। ठीक है, 10,000 करोड़। हिंदी वाले लिखेंगे जरा। उपरोक्त उदाहरण में हमने आरंभिक जमाएं, हमने नोटबुक बंद मत कर देना अभी इंग्लिश वालों। आरंभिक जमाएं 1,000 करोड़ तथा LRR 10% माना है, 10% माना है। ठीक है जी, पूर्ण विराम। पहली अवस्था में व्यापारिक बैंक अपने पास 100 करोड़ LRR के रूप में रखकर शेष राशि कितनी हिंदी वालों? 900 करोड़। शेष राशि कितनी भाई? 900 करोड़ जनता को ऋण के रूप में, थोड़ा हाथ तेज चलाओ भाई, जनता को ऋण के रूप में प्रदान करेंगे। जनता को ऋण के रूप में प्रदान करेंगे। ठीक है जी, पूर्ण विराम। मान्यता के कारण दूसरी अवस्था में आरंभिक जमाएं, मान्यता के कारण, बातें नहीं गर्ल्स, मान्यता के कारण दूसरी अवस्था में आरंभिक जमाएं 900 करोड़ होंगी तथा LRR 90 करोड़ होगा। LRR 90 करोड़ होगा। हिंदी वालों ने डिस्टर्बेंस करी। LRR 90 करोड़ होगा। शेष राशि कोमा लगा के, शेष राशि के ब्रैकेट में लिखेंगे 810 करोड़। शेष राशि ब्रैकेट में 810 करोड़ जनता को ऋण के रूप में प्रदान कराई जाएगी। जनता को ऋण के रूप में प्रदान कराई जाएगी। ठीक है, पूर्ण विराम। यह प्रक्रिया जय, थोड़ी देर तो शांत हो जाओ। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि कुल साख का निर्माण 10,000 करोड़ ना हो जाए। साख का निर्माण 10,000 करोड़ ना हो जाए।
ठीक है जी, डन। अब जरा जो जिसके लिए रुकवा रखा है एक्सप्लेनेशन के बावजूद भी वो जरा नोटिस करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। पिछले कुछ टाइम में जो क्वेश्चंस बनकर आए हैं उसके ऊपर एक बार थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन आ गया कि एलआरआर एंड क्रेडिट क्रिएशन में क्या रिलेशन है। ठीक है जी, एलआरआर और क्रेडिट क्रिएशन में क्या रिलेशन है, ठीक है जी, डन। तो जरा इसको थोड़ा समझने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल शेयर करता हूं। एलआरआर कितने परसेंट, 10%। प्लीज जरा एग्जांपल देख लो, नोट कर लेना बाद में, क्योंकि कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इनिशियल डिपॉजिट पिछले क्वेश्चन की तरह ही ले लेते, कितना, 1000 करोड़, ठीक है जी। टोटल क्रेडिट क्रिएशन निकालने लगोगे तो फॉर्मूला बोलो जरा, इनिशियल डिपॉजिट इनटू में 1/LRR, 1/LRR, ठीक है जी। इनिशियल डिपॉजिट हो गया 1000 करोड़, LRR 10%, कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, अभी पीछे करा था ना, कितना आएगा, 10,000 करोड़ आएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है जी। अब मान के चलिए अगर LRR में बढ़ा दूं, LRR मैंने बढ़ाकर 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 20%, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन का अमाउंट देखिएगा जरा, 1000 करोड़ इंटू में LRR, 1000 करोड़ इंटू में LRR कितना, ठीक है जी, 20 पंजे 100, रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, 1000 इंटू में 5 यानी कि कितना हो गया, 5000 करोड़। पॉइंट क्या नजर आ रहा है भाई, LRR की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, LRR की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। बट जो क्रेडिट क्रिएशन का अमाउंट था, क्रेडिट क्रिएशन का अमाउंट था वो क्या हो गया सर, कम हो गया जी। वो क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, देखो 1 मार्क में आएगा तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन अगर 3 मार्क्स में आ गया तो आपको एक्सप्लेन करके दिखाना है विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेट LRR 10%, लेट LRR 20%, इनिशियल डिपॉजिट सेम रहेगा भाई, क्या रहेगा, सेम, इनिशियल डिपॉजिट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि यहाँ पे कैसा रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। आया समझ में, डन। फटाफट से कॉपी करो भाई। एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर शुरू करा है ना आप लोग के लिए, जो MWF वाला बैच है वीडियो भेजिए ग्रुप में, वो देख लेना। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ देख कर आओगे, क्योंकि उसमें बंद क्यों कर रहे हो, किसने बोला कॉपी बंद करने को, क्योंकि मैं मंडे को तुम्हारे वाले बैच में एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर शुरू करूंगा, ठीक है। मेन TTS वाले बैच में एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर शुरू हो चुका है, यानी कि कल जो क्लास गई वो एम्प्लॉयमेंट वाली थी, तो इसलिए तुम्हारे बैच के लिए मैंने वो वाली वीडियो ग्रुप में भेजी है, तो देख कर आना। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ तुम देख कर आओगे मंडे को, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन डन। अब आखिरी जो क्वेश्चन हम लोग इस प्रोसेस से जुड़ता हुआ सीख सकते हैं वो ये है, करूं चेंज, डन, ठीक है।
क्वेश्चन बातें नहीं भाई, क्वेश्चन है कि बातें मत करो, क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर के बीच में क्या रिलेशन है? अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको पहले तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद करना होगा। अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला। वन बाय LRR, ठीक है जी, डन। अब अगर मैं इसको टोटल क्रेडिट क्रिएशन का जो फॉर्मूला है उसके साथ अटैच करके लिखता हूं, तो हमारा फॉर्मूला हमने क्या सीखा हुआ है? इनिशियल डिपॉजिट, आरंभिक जमाएं इनटू में 1 बाय LRR। तो मैं इसको 1 बाय LRR ना लिखकर 1 बाय LRR ना लिखकर क्या लिखूं? मनी मल्टीप्लायर लिखूं। करेक्ट है जी, ठीक है कि नहीं? मनी मल्टीप्लायर लिखूं। अब अगर इनिशियल डिपॉजिट मान के चलिए 1000 करोड़ है और मनी मल्टीप्लायर आपको डायरेक्टली दे रखा है, मनी मल्टीप्लायर नहीं, मुद्रा गुणांक, ठीक है जी, मुद्रा गुणांक 5, कितना दे रखा है? 5। तो वैल्यू क्या आएगी? 1000 इंटू में 5, 5000 आएगी। अगर दूसरे सिनेरियो में मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ा दी जाए, बढ़ाकर 10 कर दी जाए, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? तो क्या नजर आ रहा है कि जब मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ रही है, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ रही है, तो जो टोटल क्रेडिट क्रिएशन है उसका अमाउंट भी बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? मनी मल्टीप्लायर ठीक है, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट क्रिएशन भी इंक्रीज हो गया। तो कैसा रिलेशन हुआ भाई? कैसा रिलेशन हुआ? आया सबको समझ में? पक्का? ये 2 क्वेश्चन हैं जो कई बार 6 नंबर की क्वेश्चन की रिप्लेसमेंट कर बैठे हैं। एग्जामिनर ने क्या करा, 6 नंबर, क्योंकि हर बच्चा ना इस क्वेश्चन में ना दबा के रीडिंग करके आया हुआ भाई साहब, किसको तो भाई खत्म करके जाऊंगा। 6 नंबर का इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है, CBSE है, कोई पर्सनल दुश्मनी हो चुकी है उसके बच्चों के साथ, तो उसने चेंज कर दिया पैटर्न। लो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन दे दिए, करो। तो मैं अपनी तरफ से आप लोग को हिंट आउट कर चुका हूं, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया उनको मुबारक कि तुमने आज 6 नंबर की आहुति दे दी अपनी, और जिनको समझ में आ गया है उनको मुबारक कि तुमने 6 नंबर गेन करने की कोशिश करी है। तो इसी के साथ आज के धारावाहिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस धारावाहिक के सभी पात्र वास्तविक है। थैंक यू सो मच बच्चों, जा सकते हो आप लोग।